हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनस खान टॉक। मैं हूं आपका दोस्त अनस खान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फायर फाइटिंग के एनओसी के बारे में। जब हमारी एनओसी होती है किसी बिल्डिंग की या किसी इंस्टीट्यूशन या किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग की, रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, तो उसमें जो हमारे फायर ऑफिसर आते हैं वो किन किन पॉइंट्स को चेक करते हैं और ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए फायर एनओसी के लिए। अगर वो पॉइंट्स प्रिपेयर नहीं होंगे और वो कंप्लीट नहीं होंगे तो हमारी फायर एनओसी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और कई बार ऐसा देखा गया है कि फायर ऑफिसर आते हैं, एक बार आते हैं, दो बार आते हैं, लेकिन फायर एनओसी जो है वो हमारी बिल्डिंग को नहीं मिल पाती है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास ऐसे जो फायर फाइटिंग में हमारे अप्लाइंसेस या सिस्टम यूज़ होता है उनमें कौन कौन से हमें पॉइंट्स के ध्यान रखना चाहिए और जो एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड्स में किन किन बातों को बताया गया है ध्यान रखने के लिए फायर फाइटिंग की एनओसी के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हैं हमारे 12 पॉइंट जो हमारे फायर ऑफिसर चेक करते हैं ड्यूरिंग द फायर एनओसी। सबसे पहला जो है हमारा है हाइड्रेंट सिस्टम। हाइड्रेंट सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा फायर फाइटिंग में दो सिस्टम होते हैं, तो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, दूसरा हाइड्रेंट सिस्टम होता है। तो हाइड्रेंट सिस्टम में जो फायर ऑफिसर हैं वो देखते हैं कि हमारे लैंडिंग वॉल प्रॉपर लगे हुए हैं कि नहीं है, एक्सटर्नल हाइड्रेंट हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। अगर बिल्डिंग का हाइड्रेंट सिस्टम है तो उसके नॉर्म्स अलग होते हैं और कॉमर्शियल का है तो उसके नॉर्म्स अलग होते हैं। उसके बाद देखता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में पूरा देखता है कि पाइपिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है, स्प्रिंकलर सही से, या जो उनके बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर की है वो प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है, और बेसमेंट में कौन सा स्प्रिंकलर है, साइड वॉल अगर है तो वो कहाँ पर है, पेंडेंट कहाँ पर है, अपराइट कहाँ पर है, वो भी पूरा चेक करता है। स्प्रिंकलर सिस्टम भी चेक करता है फायर ऑफिसर। उसके बाद आता है डिटेक्शन सिस्टम। डिटेक्शन सिस्टम क्या है, जो अंडर हैं वो आते हैं हमारे, जैसे कि फायर स्मोक डिटेक्टर सिस्टम, ठीक है। तो कहीं पर अगर आग लगती है या आपका स्मोक जनरेट होता है तो उससे हमारे जो फायर स्मोक डिटेक्टर होता है वो हमारे पैनल को सिग्नल भेज देता है और वहाँ से इसको जो है हूटर बजता है और जो हमारे फायरमैन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं हमारी फायर हज़ार्ड को। तो इस क्या होता है, इसको डिटेक्शन सिस्टम जो है ना वो भी पूरा चेक करता है। उसके बाद आता है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में जो है वो आपके जो सिलेंडर होते हैं, जैसे कि एबीसी होता है, CO2 सिलेंडर होता है, ये दोनों सिलेंडर प्रॉपर आपने हर एफएससी में इंस्टॉल किए हैं, बेसमेंट में लगाए हैं। इनके बीच जो बेसमेंट में आपने लगाए हैं उनके बीच डिस्टेंस कितनी है, या उन पे सही प्रेशर मेंटेन किया है कि नहीं किया है, और सारी एफएससी में ये तुम जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं ये आपने प्रोवाइड कराए हैं कि नहीं कराए हैं, ये भी आपको देगा। उसके बाद आता है HU ट्रिपिंग। HU ट्रिपिंग होता है एयर हैंडलिंग। HU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एयर हैंडलिंग यूनिट, ठीक है। ये सिर्फ कॉमर्शियल में चेक किया जाता है, रेसिडेंशियल में नहीं चेक किया जाता है, क्योंकि कॉमर्शियल में जब आपने देखा होगा तो HVAC का पूरा एक सिस्टम लगा हुआ होता है। तो एयर हैंडलिंग यूनिट से जो है वो हमारी एयर सप्लाई की जाती है किसी भी हॉल में या किसी भी बिल्डिंग में, या किसी भी आप कह दें जो वर्किंग एरिया है वहाँ पर HU के थ्रू जो है वो हमारी एयर सप्लाई की जाती है। तो एयर सप्लाई अगर ऑटो ट्रिपिंग नहीं होगी और मान लीजिए आग लग जाती है तो एयर सप्लाई जो है वो एज इट इज़ सप्लाई हो रही है तो वहाँ पर जो हमारी फायर है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए एयर हैंडलिंग यूनिट जो है वो ऑटोमेटिक ट्रिप होना चाहिए इन केस ऑफ द फायर। इसको भी फायर ऑफिसर चेक करता है। फायर व्हीकल अप्रोच, ये भी बहुत ही बड़ा एक मेजर पॉइंट होता है। जब भी आप हमारी बिल्डिंग है, मान लीजिए हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है, कोई रेसिडेंशियल टावर है ये, और यहाँ पर जब हमारी आग लगती है तो मान लीजिए फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो टेक्निकल एरर है या जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी वजह से फेल है, या प्रॉपर हमारी जो आग है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस हो चुकी है, वो नहीं बुझ रही है, तो उस केस में क्या करते हैं, फायर व्हीकल को हम अथॉरिटी से मंगवाते हैं। तो जो फायर व्हीकल आता है तो वो हमारी बिल्डिंग तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है, इसके लिए हम एक पाथवे बिल्डिंग के चारों तरफ होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए फायर व्हीकल हमारा यहाँ से आ रहा है, ठीक है,
ये फायर व्हीकल है, ये हमारा यहाँ से आ रहा है और बिल्डिंग में आग इस तरफ है, तो वो यहाँ आके यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए, यहाँ भी हो जाए। तो एक ऐसा वाइड एरिया जो है वो फायर व्हीकल के लिए होना चाहिए, जो बिल्डिंग की चारों तरफ जो फायर व्हीकल है वो मूव हो जाए। तो इसके लिए एनबीसी में जो दिया हुआ है वो 18 फीट है। 18 फीट जगह आपको बिल्डिंग की तरफ छोड़ के रखना है। उसके बाद चाहे आप रिटेनिंग वॉल बनाएं, चाहे दूसरी चीज़ें वहाँ पर बना सकते हैं, बट 18 फीट जो है वो 18 फीट जो है जगह छूटी होना चाहिए बिल्डिंग के आसपास। इससे हमारी जो एक्सटर्नल फायर व्हीकल है वो यहाँ पर आ जाए। और ये आता है एग्ज़िट स्टेयरकेस विद एग्जिट साइन। जब जो दोस्तों फायर किसी बिल्डिंग में या किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग में लगती है तो वहाँ पर लिफ्ट सबसे पहले कट ऑफ की जाती है, क्योंकि लिफ्ट में धुआं बढ़ जाता है और हमारी जो लाइट है वो भी ट्रिप कर दी जाती है, तो जिससे लिफ्ट हमारी स्टॉप हो जाती है टोटली। तो एग्ज़िट स्टेयरकेस का जो भी हमारे वहाँ पर रेसिडेंस होते हैं या जो लोग फंसे हुए होते हैं अंदर बिल्डिंग के, तो वो एग्ज़िट स्टेयरकेस का इस्तेमाल करके नीचे आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर फायर लगी और यहाँ आना है, तो ये ऐसे एग्ज़िट स्टेयरकेस से आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो फायर एग्ज़िट जो हमारे स्टेयरकेस होती हैं उस पर एक साइन होना चाहिए कि ये हमारी फायर एग्ज़िट यहाँ से है, ठीक है। ऐसे निशान होना चाहिए, यहाँ पर सिंबल होना चाहिए कि यहाँ पर फायर एग्ज़िट है। अगर आप भागें तो इस सिंबल को देखकर स्टेयरकेस पे आ जाएं, उससे आप आराम से नीचे आ सकते हैं। तो जो फायर स्टेयरकेस होता है उस पर एग्ज़िट का भी साइन होना चाहिए, प्रॉपर हर फ्लोर पे इसको लगाया जाता है। उसके बाद आता है वाटर टैंक विद 1 लाख कैपेसिटी। तो जो हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम है उसमें जो मेनली हम जो है वाटर यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो जो हमारा टैंक की कैपेसिटी है वो 1 लाख होना चाहिए, क्योंकि 1 लाख कैपेसिटी अगर नहीं होगी तो टैंक हमारा प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगा। ये एनबीसी का भी नॉर्म्स होता है, ठीक है। एनबीसी का भी नॉर्म्स है कि जो टैंक की कैपेसिटी है वो 1 लाख लीटर होना चाहिए। इसके अलावा एक हमारे पास एक और टैंक होना चाहिए, वो भी इसकी हाफ कैपेसिटी की यानी 50,000 लीटर का होना चाहिए, ठीक है। इसको हम एक्स्ट्रा में रखते हैं इन केस ऑफ ज़्यादा हज़ार्डस होता है या बहुत ही बड़ी दुर्घटना कह लीजिए अगर हुई या बहुत ही ज़्यादा आग लग जाए यहाँ पर, तो हम इसको जो है 50,000 लीटर का जो टैंक होता है उसको भी हम फिल करके रखते हैं, ये भी हमारे काम आता है। अब आता है रिफ्यूज़ एरिया। तो रिफ्यूज़ एरिया के बारे में हम बताएंगे दोस्तों क्या होता है। ये जैसे मान लीजिए हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है और यहाँ पर पूरा एक्सटीरियर हमने लगा के रखा है, इधर भी एक्सटीरियर लगा के रखा है, ठीक है। और मान लीजिए एक्सटीरियर में हमने यूज़ किया है ग्लास, किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग में या रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हमने यूज़ किया है ग्लास। तो ग्लास से जो एयर है वो ना ही बाहर जाती है ना ही अंदर आती है, टोटली जो है वो स्टॉप होती है। तो उस केस में क्या होता है, जब फायर लगती है, आग लगती है, तो उसमें क्या होता है, जो उसका स्मोक होता है वो इस बिल्डिंग में भरता जाता है, ठीक है, इस बिल्डिंग में भरता जाता है और यहाँ पर जो लोग होते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए हर 5th फ्लोर पर एक बालकनी, वाइड बालकनी देने का नॉर्म्स होता है, ठीक है। एक वाइड बालकनी देने का नॉर्म्स होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्यूज़ एरिया, रिफ्यूज़ एरिया जिसको बोलते हैं। तो इस रिफ्यूज़ एरिया से क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर आग लगी, आप ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे हैं, रिफ्यूज़ एरिया आपको मालूम है कि 5th फ्लोर पे, तो आप स्टेयरकेस के ज़रिए वहाँ पर जा सकते हैं। और एक जो नॉर्मल बालकनी है जिससे हमारा कोई अटैचमेंट नहीं होता है बिल्डिंग का, जो बाहर होती है, बिल्कुल बिल्डिंग के लिए बिल्कुल बाहर बनाई जाती है, और वहाँ पर जो चीज़ें जो हैं वो बहुत कम रखी जाती हैं जिससे हमारी फायर जो है वो इससे लिंक ना हो सके, जैसे कि वुड है या कोई फर्नीचर है या कोई पेपर है, वो सब जो है इस एरिया में नहीं रखे जाते हैं, ताकि जब इंसान यहाँ पर खड़ा हो तो उस जो फायर है वो यहाँ तक कनेक्टेड ना हो सके और यहाँ तक ना आ सके। तो इसको बोलते हैं रिफ्यूज़ एरिया। तो हर 5 फ्लोर, उसके 5-5 फ्लोर छोड़कर ये जो है रिफ्यूज़ एरिया बनाया जाता है। इसका एरिया और साइज़ जो है वो एनबीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है बिल्डिंग के तहत बनाया जाता है कि अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो इतना एरिया होगा, रेसिडेंशियल है इतना होगा, स्कूल है तो इतना होगा। उसके बाद आता है पीए सिस्टम। पीए सिस्टम होता है यानी पब्लिक अनाउंस सिस्टम।
जब भी आग लगती है तो वहाँ पर अनाउंस करने के लिए माइक होते हैं और साउंड सिस्टम को लगाया जाता है, तो उससे गार्ड होते हैं। या आपके पास भी हर फ्लोर पे कहीं कहीं आपने देखा होगा कि एमसीपी पैनल लगा दिया जाता है और वहाँ पर माइक भी दिए जाते हैं या टेलीफोन जैक होते हैं दिए होते हैं, तो वो पब्लिक अनाउंस सिस्टम में आता है। तो जो पब्लिक अनाउंस सिस्टम है ये मेनली जो इसका आप देखते हैं जहाँ पर आपका एंट्रेंस होता है बिल्डिंग का, ये एंट्रेंस है, यहाँ पर गार्ड बैठता है, तो यहाँ पर पीए सिस्टम लगा होता है। जब आग लगती है बिल्डिंग में तो गार्ड को अगर पता चलता है तो ये अनाउंस कर देता है और सारे रेसिडेंट्स को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो प्रिपेयर हो जाते हैं हमें कैसे निकलना है। उसके बाद आता है इमरजेंसी पावर सप्लाई। मान लीजिए जो बिल्डिंग में आग लगी है, ठीक है, तो जो हमारी मेनली जो केबल आ रही है या अथॉरिटी से लाइट आ रही है उसको हमने कट कर दिया है, तो अब पूरी बिल्डिंग में अंधेरा हो जाएगा, रेसिडेंट्स किधर जाएंगे, उनको पता ही नहीं है रास्ता हमारा किधर है, हमें किधर से निकलना है और किधर से अपने आप को सेव करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इमरजेंसी पावर सप्लाई दे देते हैं। मान लीजिए ये हमारी लाइट्स लगी हैं बेसमेंट में, ठीक है, ये हमारी बेसमेंट में लाइट्स लगी हैं, ठीक है, तो अभी क्या है, ये अगर ये सारी लाइट जो हैं वो मतलब नॉर्मल जो है वो ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी एटलीस्ट ये लाइट और ये लाइट जो है वो ऑपरेट होना चाहिए इमरजेंसी पावर सप्लाई के थ्रू। तो इसके लिए हम प्रॉपर इन्वर्टर या यूपीएस सिस्टम लगाते हैं, तो उससे ये हमारी लाइट इतनी होती है कि हमें रास्ता दिख जाए और हम अपने आप को ईज़िली वहाँ से बाहर कर सकें। तो और जो हमारे स्टेयर केस हैं, ये हमारा स्टेयर केस है मान लीजिए, ठीक है, तो ये स्टेयर केस है, हर स्टेयर केस पे भी एक लाइट होना चाहिए ताकि इंसान इजीली उतर सके। और हर लॉबी एरिया में, जैसे कि ये हमारा लॉबी एरिया है तो इसमें 3 लाइट है मान लीजिए, लेकिन ये बीच वाली लाइट जो है कि एटलीस्ट हमारी जो है वो इमरजेंसी पावर सप्लाई के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए जिससे हम इजीली बाहर निकल सकें। उसके बाद आता है फायरमैन स्विच। फायरमैन स्विच एक तरीके का डिवाइस होता है जो स्पेशली लिफ्ट के लिए यूज़ होता है। जो फायरमैन स्विच तब हम यूज़ करते हैं जब बिल्डिंग में आग लगती है और जहाँ पर रिसेप्शन होता है ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट में मान लीजिए, तो वहाँ पर ये हमारी मान लीजिए लिफ्ट लॉबी है और ये लिफ्ट ऑपरेट होती है यहाँ से पूरी, ठीक है। तो क्या है फायरमैन स्विच हमारे यहाँ पर होता है गार्ड के पास, और जो हमारे फायरमैन ऑफिसर आते हैं या फायर सेफ्टी ऑफिसर आते हैं जब आग लगती है बिल्डिंग में, तो वो फायरमैन स्विच को कट ऑफ कर देते हैं जिससे हमारी जो लिफ्ट है वो रुक जाती है। उसके बाद वो ऑपरेट अपने तरीके से करते हैं, ठीक है। तो जो फायरमैन स्विच है उसका ये काम होता है कि लिफ्ट सबसे नीचे रुक जाएगी, यहाँ जहाँ पर उसको जाना है वहाँ पर उसका क्या नाम कट ऑफ और ऑन ऑफ की करने से उस लिफ्ट को उस फ्लोर तक ले जा सकता है जहाँ तक वो जाना चाहता है। तो फायरमैन स्विच यही काम करता है कि लिफ्ट की जो मूवमेंट है उसको बंद कर देता है। उसके बाद फायर एक्सपर्ट जो होते हैं जो हमें सेव करते हैं, तो वो हमारी फायरमैन स्विच को ऑपरेट करके उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसको ऊपर नीचे ले जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।